नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम घटना चक्र के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। आज हम ब्रायोफाइटा के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी के पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज ब्रायोफाइटा का जो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन एक जलीय जाति है। ऑप्शन है रिक्शिया गैंजेटिका, रिस्किया डिस्कलर, रिक्शिया बैलार्डियराई, रिक्शिया फ्लूटेंस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिक्शिया फ्लूटेंस। रिक्शिया फ्लूटेंस एक जलीय ब्रायोफाइट्स होता है। यह तालाबों और झीलों में तैरते हुए पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता कौन समझा जाता है। ए एस आर कश्यप, राम उदार, पी एन मेहरा, के सी मेहता। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे एस आर कश्यप। प्रोफेसर शिवराम कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता माना जाता है। इनका जन्म नवंबर 1882 को झेलम पंजाब के एक साहसी सैनिक परिवार में हुआ था। ठीक है, ब्रायोफाइटा के अध्ययन को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, फ्यूनेरिया के प्रमुख दांत होते हैं। आर्थोडायोंट, निमेटोडायोंट, एम्फीडायोंट। इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्थोडायोंट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। एक्सप्लेनेशन है, परिमुख दांत मासेस में पाए जाते हैं। ये बीजाणु विसर्जन में सहायता करते हैं। फ्यूनेरिया के परिमुख दांत आर्थोडॉन्टस प्रकार के होते हैं। फ्यूनेरिया में संपुटिका के परिमुख दांत की संख्या 32 होती है, जो 16-16 दो कतारों में पाई जाती है। ये फ्यूनेरिया का ये अगर हेड रीजन है, तो यहीं पे परिमुख दांत पाए जाते हैं। इस तरह से परिमुख दांत होते हैं। एक कतार अगर ऊपर है तो एक कतार उसके जस्ट ऊपर होती है, एक कतार नीचे है, एक कतार ऊपर है। तो जो नीचे वाले परिमुख दांत हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, ऊपर वाले परिमुख दांत थोड़े से छोटे होते हैं। इनकी संख्या 32 होती है और 16-16 के नंबर में ये अरेंज होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, फ्यूनेरिया के संपुटिका में परिमुख दांतों की संख्या होती है 8, 16, 32, 64। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16। ये प्रश्न पिछले प्रश्न से रिलेटेड है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, निम्न में से किसमें मुख्यतः परिमुख दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है लीवरवर्ट, हार्नवर्ट, मांस, उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मांस, क्योंकि इससे पहले अभी हमने पढ़ा है मांस में परिमुख दांत जो होते हैं मुख्यतः पाए जाते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, किस पौधों के समूह में मुख्यतः अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। विषाणु, जीवाणु, सैक, ब्रायोफाइटा। तो करेक्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइटा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से तात्पर्य ये है कि युग्मकोद्भिद के बाद जीवाणुभिद, जीवाणुभिद के बाद युग्मकोद्भिद, ये क्रमवार आता रहता है। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। युग्मकोद्भिद जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, बीजाणुद्भिद जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, ब्रायोफाइटा समूह के सदस्य के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, जो एक दूसरे से आकारिकी लक्षणों में बिल्कुल भिन्न होती हैं। इनमें से एक पीढ़ी, जिसे युग्मकोद्भिद कहते हैं, अगुणित होता है तथा इसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मकों के संलयन से द्विगुणित 2n युग्मनज का निर्माण होता है, जो इसकी दूसरी पीढ़ी अर्थात बीजाणुद्भिद पीढ़ी कहलाती है। इस प्रकार ब्रायोफाइटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है इसमें, रिक्शिया और मार्केंसिया पौधे किस समूह में आते हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो रिक्शिया और मार्केंसिया जो होते हैं ब्रायोफाइटा समूह में आते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है, रिक्शिया एवं मार्केंसिया ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। इनका युग्मकोद्भिद प्रावस्था अधिक सुस्पष्ट, दीर्घकालीन, मुक्त शाखा रही मुक्त शाखित एवं हरित होती, जबकि बीजाणुद्भिद पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पर आश्रित व अल्पजीवी होता है। मतलब युग्मकोद्भिद पर आश्रित से तात्पर्य ये है कि इसका जो मेन ब्रांच होता है, जैसे ये मेन ब्रांच है और इसी मेन ब्रांच पर ये मान लेते हैं लीव्स हैं इसकी, ठीक है, ये लीव्स हैं यहाँ पे निकली हुई हैं, यही मेन ब्रांच थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, यहीं पे आ, मेन ब्रांच में मेल गैमीट बनते हैं और यहाँ पे लेटरल ब्रांच जो होती है यहाँ पे, यहीं पे आर्चिगोनियम होता है और इसी आर्चिगोनियम में आगे चल के कैप्सूल का निर्माण होता है। और जो आर्चिगोनियम से जो कैप्सूल बनता है वो टूयन होता है, युग्मकोद्भिद होता है और ये पूरे जीवन काल जल तथा खनिज लवण के लिए मेन प्लांट पर आश्रित, मुख्य पौधे पर आश्रित होता है। इसीलिए यहाँ पे दिखा गया है कि बीजाणुद्भिद पूर्ण रूप से मुखोद्भिद पर आश्रित व अल्पजीवी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रायोफाइट्स है जलीय, स्थलीय, उभयचर, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उभयचर। ठीक है, इसीलिए इसे प्लांट किंगडम का एम्फीबिया भी कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स पौधों को उभयचर माना जाता है, अतः इनमें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। इस पौधे को इस पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जलीय तथा स्थलीय दोनों माध्यमों की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइट का जो मुख्य पौधा होता है वो मुख्यतः स्थल पर ही पाया जाता है, लेकिन नम और छायादार स्थानों पे उगते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन के या निषेचन के लिए कम से कम 1 ड्रॉप वाटर की आवश्यकता अवश्य होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है उभयचर। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं, संवहन, क्रिप्टोगैम्स, हेंड्रोगैम्स, पादप जगत के उभयचर, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पादप जगत के उभयचर। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप जगत के उभयचर हैं ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, क्योंकि वो स्थल पर तो पाए जाते हैं लेकिन निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए कम से कम 1 ड्रॉप वाटर की आवश्यकता अवश्य होती है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। विशालतम ब्रायोफाइट्स है रिक्शिया, डायसोनिया, एंथोसिरास, मार्केंसिया, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डायसोनिया। डायसोनिया एक विशालतम ब्रायोफाइट्स है, इसकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर तक होती है। अधिकांश ब्रायोफाइट छोटे साइज के होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुकोशिकीय तिरछे पटयुक्त मूलाभास पाए जाते हैं एंथोसिरास में, फ्यूनेरिया में, रिक्शिया में, मार्केंसिया में। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्यूनेरिया में। फ्यूनेरिया जो होता है उसके रूट, उसमें तिरछे पटयुक्त राइजॉइड्स पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्यूनेरिया में बहुकोशिकीय तिरछे पटयुक्त मूलाभास पाए जाते हैं। मूलाभास जड़ के समान संरचनाएं हैं जो पौधों को भूमि में स्थिर करती हैं तथा खनिज व जल अवशोषित करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है, एक सेकेंड। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगाश्रयी जाति है। रिक्शिया, आर 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 का मतलब यहाँ पे है रिक्शिया क्रिस्टिलेना, रिक्शिया ग्लाका, आर ग्लाका, रिक्शिया पठान कोलेंसिस, रिक्शिया हिमालयंसिस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा रिक्शिया हिमालयंसिस जो होता है वो एक लिंगाश्रयी है। बाकी जितने भी यहाँ पर रिक्शिया की प्रजाति है वो द्विलिंगाश्रयी या फिर उभय लिंगाश्रयी हो।
अगला प्रश्न इसमें दिया यहाँ पे रिक्सिया हिमालयंसिस एक लिंगाश्रयी जाति है। इसमें नर व मादा जनन अंग अलग अलग थैलस पर उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है रिक्सिया के पुमंग हैं एक कशाभिक, द्विकशाभिक, चतुर्थ कशाभिक, बहुकशाभिक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द्विकशाभिक। रिक्सिया का जो पुमंग होता है वो द्विकशाभिक होता है, मतलब बाइफ्लैजिलेट होता है। रिक्सिया के पुमंग द्विकशाभिक होते हैं। ये मुड़े हुए तथा लंबे आकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है ब्रायोफाइट को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि ये थैलस के आकार के होते हैं, इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है, ये आर्किजोनिया के बाहर बंध कोशिकाएं होती हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, इनमें आर्किगोनिया के बाहर बंध कोशिकाएं होती हैं। ब्रायोफाइटा को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि इसमें आर्चिगोनिया के बाहर बंध कोशिकाएं होती हैं। आर्चिगोनिया मादा जनन अंग है, शैवालों में जनन अंगों के बाहर बंध खोल नहीं होती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, हमेशा हैप्लॉयड, हमेशा डिप्लॉयड, अधिकतर डिप्लॉयड पर कभी कभी हैप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड। तो ब्रायोफाइटा का जो बीजाणुद्भिद होता है वो हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। उसका जो युग्मकोद्भिद होता है वो क्या होता है, वो हैप्लॉयड होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था हमेशा डिप्लॉयड होती है। युग्मकोद्भिद एक अगुणित अवस्था होती है जिसकी अंतिम कोशिका युग्मक होती है। अगुणित युग्मकों के मिलने से जाइगोट बनता है जो कि द्विगुणित यह तथा यही बीजाणुद्भिद अवस्था की प्रथम कोशिका होती है। ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा होता है जिसमें बीजाणुद्भिद संलग्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रायोफाइटा के युग्मकोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका है युग्मक, बीजाणु, इलेटर, युग्मनज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा युग्मक। ब्रायोफाइटा के युग्मकोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका क्या होती है, युग्मक होती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सर्वाधिक ह्रासित युग्मकोद्भिद अवस्था दिखाई देती है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का जो पौधा होता है उसमें सबसे कम युग्मकोद्भिद अवस्था देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर्वाधिक ह्रासित युग्मकोद्भिद अवस्था एंजियोस्पर्म में दिखाई देती है। इसके विपरीत ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद मुख्य पौधा इस होता है। इसमें यह अवस्था स्वतंत्र, हरी शाखित तथा दीर्घकालिक होती है। अगला प्रश्न है फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है कुंधानी द्वारा, स्तंभिका द्वारा, संपुटिका द्वारा, त्रिधानी द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्यूनेरिया में जो गोपक होता है जिसे हम कैलिप्ट्रा के नाम से भी जानते हैं। स्पोरोफाइट उसका जो होता है यही कैलिप्ट्रा ही जो गोपक होता है वही उसमें हैप्लॉयड होता है, बाकी पूरा कैप्सूल जो होता है डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो गोपक का निर्माण स्त्रीधानी या फिर आर्चिगोनिया के द्वारा ही होती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। फ्यूनेरिया में निषेचन के पश्चात स्पोरोफाइट का निर्माण होता है जिसे स्पोरोकोनियम कहते हैं। तरुण अवस्था में इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसे गोपक कहते हैं। इसका निर्माण स्त्रीधानी के विंटर भाग से होता है, अतः यह गोपक एक अगुणित रचना है, जबकि स्पोरोफाइट में अन्य सभी संरचनाएं जैसे फूट सीटा कैप्सूल द्विगुणित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है। हाँ, अगला प्रश्न इसमें दिया गया फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित होता है, गोपक, प्रच्छद, स्तंभिका, बल है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोपक। गोपक जो होता है वो अगुणित होता है। अगला प्रश्न है मास स्पोरोफाइट का कैलिप्ट्रा होता है। ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे अगुणित। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है
ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से भिन्न है। स्त्रीधानी में संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में स्वतंत्र युग्मकोद्भिद में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हाँ गए, अब सही। असुविधा हो रही है हमें, धीरे धीरे सीख जाएंगे। थोड़ी सी असुविधा हो रही है तो इसको आप लोग मैनेज कर सकते। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वैस्कुलर टिश्यू के अनुपस्थिति के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा पौधों में बीज निर्माण नहीं होता है तथा दोनों में ही स्त्रीधानी मादा जन्नांग के रूप में पाई जाती है। दोनों में प्रायः स्वतंत्र व स्वपोषी युग्मकोद्भिद भी होते हैं, परंतु ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक जाइलम व फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है? मांस कैप्सूल का विसर्जन करके फटने से होता है। अपरकुलम, पेरिस्टोम, एनुलस, कैलिप्ट्रा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपरकुलम। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मांस का स्फुटन अपर कुलम के फटने से होता है। परिपक्व होने पर अपर कुलम बाहर आ जाता है तथा फट जाता है। इस प्रकार पेरिस्टोमियल दांत दिखाई देने लगते हैं और बीजाणुओं का विसर्जन हो जाता है। अगला प्रश्न है, एपोफाइसिस पाया जाता है पाइनस में, मांस में, सिलाजिनेला में, फर्न में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा मांस में एपोफाइसिस पाया जाता है। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन है एपोफाइसिस मांस में पाया जाता है। यह कैप्सूल का वह भाग होता है, यह कैप्सूल का भाग होता है। मांस से कैप्सूल अत्यधिक विकसित होता है तथा इसमें एपोफाइसिस थीका तथा अपर कुलम और पेरिस्टोम भाग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि मांस के कैप्सूल में वायु गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं। यह कहलाते हैं पार्टीशंस, कंपार्टमेंट, ट्रेबिकुली, सेप्टा, जिसे ट्रेबिकुली कहते हैं। जैसे मानते हैं ये कैप्सूल हो गया, सांप के फन के आकार का इनका कैप्सूल होता है। तो यहीं पे वायु गुहिकाएं पाई जाती हैं जिसे ट्रेबिकुली कहते हैं। ठीक है, इसमें इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, उसको देख लेते हैं, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, मांस के कैप्सूल में बाह्य गुहाएं कोशिकाओं के कोमल तंतुओं द्वारा हिस्सों में बटी होती हैं, ये ट्रेबिकुली कहलाती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सत्य मांस है? बाघ मांस, क्लब मांस, रेंडियर मांस, स्पाइक मांस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाघ मांस जो होता है। ये कैसा मांस है? ये सत्य मांस है। इसे स्फिग्नम के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम पीट मांस भी होता है। बाघ मांस जिसे पीट मांस या स्फिग्नम कहते हैं, सत्य मांस है। यह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसकी जीवित तथा मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं जल अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं। यह अपने शुष्क भार का 25 गुना तक जल अवशोषित कर सकता है। रेंडियर मास अर्थात क्लैडोनिया रेंजिफेरिना सैक के अंतर्गत आता है।
क्लब मास लाइकोपोडियम को तथा स्पाइक मास सिलाजिनेला को कहते हैं, जो कि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। अगला प्रश्न इसमें है पीट मास है फेगनम फ्यूनेरिया रिक्शिया मार्केंशिया, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्फेगनम। स्फेगनम को पीट मास के नाम से भी जाना जाता है। बाघ मास या पीट मास नाम दिया जाता है, बाघ मास या पीट मास नाम दिया जाता है पीलिया को, ओरेला को, एंथोसिरास को, स्फेगनम, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्फेगनम को। पीट मास है, पीट मास है क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, एंथोसिरास, स्फेगनम, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्फेगनम। स्फेगनम क्या है, पीट मास होता है, उसे पीट नाम के मास के नाम से जानते भी हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा अगर लंबा हो जाएगा तो अपलोड होने में दिक्कत होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को